डेमोग्राफी के नाम पे, उनको मूल निवास के नाम पे, उनको स्थायी निवास के नाम पे भटकाया जा रहा है। भटकाया, सरकार भटका रही है। और नियमितीकरण होना चाहिए क्योंकि वो उस काम को 10 साल करते करते आ गया है। और आउटसोर्स एजेंसी के नाम पे इन्होंने सबको भर्ती करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद उस अंधेरों में इन्होंने युवाओं को धकेला। तो इन युवाओं का तो कसूर है नहीं ना, ये तो मजबूर थे व्यवस्था के कारण। 25 साल के बाद बच्चे से लेकर यानी युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक आप देखोगे कोने कोने से एक विद्रोह की आवाजें उठ रही हैं। जिस तरह से उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ने हिस्सादारी निभाई और उसकी बदौलत हमने इस राज्य लिया 42 शहादतों के बाद। और आज 25 साल के बाद बच्चे से लेकर यानी युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक आप देखोगे कोने कोने से एक विद्रोह की आवाजें उठ रही हैं। और उन विद्रोह की आवाजों को, उन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। सरकार मानो है ही नहीं। सरकार केवल एक काम पे व्यस्त है, यहाँ के संसाधन बाहरी लोगों को बेचने में, यहाँ की जनता को डिवाइड करने में। अब इन तमाम सवालों के बीच में आपने ये देखा होगा कि अभी उपनल कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है। बेचारे 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए उनको नौकरियां करते करते, और इस राज्य का अरबों खरबों रुपया उन्होंने बचाया। अगर इनकी जगह में सीधा परमानेंट एम्प्लॉय लेती सरकारें तो शायद है कि आज ये राज्य बैंकरप्ट होकर फेल हो गया होता। लेकिन आज जिंदा है, ये बचा है, इसकी सांसें चल रही हैं। तो उपनल कर्मचारियों के अथक प्रयासों से, जिन्होंने थोड़ी सी तनख्वाह के बूते बड़े काम किए, आज वो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। आज वो जब वो नियमितीकरण, देखो 10 साल एक आदमी एक काम करता रहे तो निश्चित रूप से जो न्यायालय है वो भी कहते हैं कि यार जिस काम को कर रहे हैं वो वेतन मिलना चाहिए इनको, और नियमितीकरण होना चाहिए क्योंकि वो उस काम को 10 साल करते करते आ गया है। बेरोजगार वाले कह रहे हैं, बेरोजगार संघ वाले जो आज बेरोजगार हैं वो कह रहे हैं कि अगर इन्हें नियमितीकरण दे दिया तो हमें कहाँ से नौकरी मिलेंगी। देखो ये उनकी भूल है। अगर उन्होंने आज ये सवाल उठाए जब हमारे उपनल कर्मचारी, देखो मैं पूर्व सैनिक हूँ, उपनल पूर्व सैनिकों के लिए बना था, पर हमारा मानना है कि भले राजनीति ने इसको पूरी तौर से युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए खोल दिया था, और आउटसोर्स एजेंसी के नाम पे इन्होंने सबको भर्ती करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद उस अंधेरों में इन्होंने युवाओं को धकेला। तो इन युवाओं का तो कसूर है नहीं ना, ये तो मजबूर थे व्यवस्था के कारण। इनको नौकरी नहीं दी गई, इनको टेम्परेरी जॉब दिए गए, और उसके एवज में इन नेताओं ने पैसे लिए। मैं खुद उसका साक्षी हूं। लेकिन आज वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई के हम पक्षधर हैं, क्योंकि पूर्व सैनिक मानता है कि संपूर्ण उत्तराखंड की सीमाओं में रहने वाले ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो पूर्व सैनिकों से ताल्लुकात न रखता हो। अब इन बच्चों की जो लड़ाई एड़ी गाड़ कर लड़ रहे हैं, और उसमें जो बेरोजगार संगठन बाधा डाल रहा है इस समय, उनको ये सवाल तब उठाना चाहिए था जब वो यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे थे, और वे उस सवाल को उस समय नहीं उठाया उन्होंने। उस समय वो उनके जो चक्रव्यूह रचा था सत्ता ने, उस सत्ता के चक्रव्यूह में फंस गए। और आज उस समय बेरोजगार लोगों ने अपने को ठगा महसूस किया, और आज जब ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो इनकी लड़ाई को कमजोर करने का काम जो बेरोजगार संघ ने किया है, पूर्व सैनिक आक्रोशित है इस पर। हम निश्चित रूप से समस्त उत्तराखंड में इस चीज को ले जाएंगे कि इस समय जो कोई इस सरकारों को बचाने का काम कर रहा है वो राज्यद्रोही से कम नहीं। इसलिए आज तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए यहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पे परिवर्तन पार्टी के हमारे पीसी तिवारी साहब हैं, और हमारे जो IAS अफसर जो निरंतर इस राज्य की
मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको एक एक चीज राज्य के बारे में ज्ञान है। माननीय पांगती जी यहाँ पे आ रखे हैं और यहाँ पे जो एक मंथन चल रहा है, कमला पंत जी जो महिला मंच हमारे साथी थी राज्य आंदोलन में, हम साथ थे रामपुर तिराहे में। आज हम फिर से चिंता कर रहे हैं आखिर ये राज्य अपनी दिशा को कैसे भटक गया और किस तरह से इसको फिर से दिशाबद्ध किया जाए, जो कि इस राज्य के शहीदों के सपने थे उसको हम पूरा कर सके। ठीक है, जन संवाद में आप थे तो क्या केवल समस्याओं पे बात हो रही है या समस्याओं के समाधान को लेकर भी बात हो रही है? मैं उस पर जोर दे रहा हूं। मैंने कहा कि हमने भूख कानून मांगा, सरकार ने पहाड़ के लिए भूख कानून दे दिया, मैदान को दूसरा भूख कानून दे दिया। एक छोटे से राज्य में दो भूख कानून, क्या ये मजाक नहीं हमारे साथ? इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर भूख कानून हमने उन जंगली जानवरों के लिए लिया जो आज पूरी तौर से जंगलों में हमें डरा रहे हैं। गांव में हम गांव नहीं जा सकते अब। तो ये बड़ी समस्याएं हमारे आगे खड़ी हैं, इस पे मंथन होगा। आज शुरुआती दौर है, हम इस बैठकों को निरंतर करेंगे और जब तक हमें संपूर्ण रूप से हल, क्योंकि आज पूरा उत्तराखंड का जो लोग हैं उनको डेमोग्राफी के नाम पे, उनको मूल निवास के नाम पे, उनको स्थायी निवास के नाम पे भटकाया जा रहा है। भटकाया, सरकार भटका रही है, जबकि सरकारों का काम है कि इन मुद्दों को चुपचाप ढंग से हल करना और जनता के उन समस्याओं को, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को मुहैया कराना, जिससे कि यहाँ के युवाओं को यहाँ के संसाधनों में अपना अधिकार मिल सके। लेकिन ये सरकारें जॉर्ज एवरेट जैसे जगह को, जो कि 20 कीमती जमीन को औने पौने दाम में एक पतंजलि को दे सकती है, जिसका कि कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है एडवेंचर्स के खेलों से। लेकिन वो एडवेंचर्स के नाम पे उनको ये जगह दी जाती है, उनको बैरागी कैंप दिया जाता है, जहाँ की कुंभ होना है वो दी जाती है। और तो और मैं वहाँ जब हम जाते हैं, यहाँ पे पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी को जगह दे दी गई, जो जगह इंडस्ट्री में देनी चाहिए थी, कि जो उद्योग, लोग आज दिन तक एक चीज नहीं समझ पाए कि माननीय तिवारी जी जो उद्योग यहाँ पे लाए थे, वो उद्योग युवाओं को चाहे छोटी तनख्वाह का है रोजगार उन्होंने मुहैया कराया। एक छोटी सी जगह में हजारों फैक्ट्री खड़ी हुई और हजारों को रोजगार मिला। लेकिन जो ये सरकार, षड्यंत्रकारी सरकार, आज सर्विस सेक्टर के नाम पे यहाँ पे औद्योगिक का दर्जा देकर और हमारी जमीनों को लूट कर माफियों के हाथ में दे रही है, उसका जब पता युवाओं को लगेगा तो इन लोगों को वैसे ही दौड़ाएंगे जिस तरह से नेपाल, बंगाल और श्रीलंका में हुआ। देखिए, इन 25 सालों के बाद भी जिस राज्य की कल्पना के लिए हम सड़कों पे उतरे थे, एक लंबी लड़ाई यहाँ की आम जनता ने लड़ी थी, वो राज्य तो नहीं मिला। और जैसा कि आज का टॉपिक भी है कि हम आज इन 25 सालों के बाद किस हाल में हैं, तो हाल तो बहुत बदतर से बदतर हो गए हैं हमारे इन 25 सालों में। क्योंकि जो स्थिति उत्तराखंड राज्य बनने से पहले उत्तराखंड की थी, जितनी बेहतर हम कहेंगे, आज वो कई 100 गुना खराब हो चुकी है। क्योंकि हम लोगों ने इस राज्य को इसीलिए मांगा था कि यहाँ की महिलाओं की 90% भागीदारी थी इस पूरे राज्य आंदोलन में, और उनका एक ही सपना था कि हमारा एक पहाड़ी राज्य होगा और जिस राज्य में जल, जंगल, जमीन जैसे जो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है, उनका उपयोग हमारे बच्चों के रोजगार के लिए किया जाएगा। और नशे जैसी जो प्रवृत्ति पूरे उत्तराखंड के अंदर है, लगातार युवाओं का जो पलायन पहाड़ से होता है, अगर अपना राज्य बन जाएगा तो ये शायद खत्म हो पाएगा और हम एक अच्छी बेहतर स्थितियों में आएंगे। हम आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे और महिलाओं को जो श्रम शक्ति कहा जाता था, जो महिलाएं लगातार खेतों में, जंगलों में काम करती थी, उनकी भी जो श्रम करने की क्षमता है वो भी खत्म हो रही थी। उनको लगता था कि हमारी भी जो श्रम हम जो लगाते हैं उसमें भी हमारी सुविधाएं मिलेंगी और हमारा श्रम का जो बोझ है वो भी कम होगा। लेकिन इनमें से आज इतने हम कहते हैं 32 साल हो गए हमको लड़ते हुए, 94 से आज हमें लड़ते लड़ते 32वां साल हो गया इस राज्य बनने के बाद शुरू हो चुका है। तो इन सालों में हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। हम तब भी सड़कों पे थे और आज भी सड़कों पे। और उसके साथ साथ हमने जो एक महिला होने के नाते मुजफ्फरनगर कांड में अगर हमारी महिलाओं का अपमान हुआ, हमारे नौजवान इस पूरे उसमें मारे गए, तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा उन माओं ने भुगता, उन महिलाओं ने भुगता जिनकी कोख सुनी हुई। और वो पूरा जो इतना बड़ी पीड़ा जो उन्होंने झेली वो इस राज्य को लेने के लिए, मगर उस पीड़ा को झेलने के बाद भी
वो राज्य नहीं ले पाई जिस राज्य की उन्होंने कल्पना की थी। जिनको सत्ता पे पहुंचाया, जिन्होंने सत्ता पे राज किया हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन पार्टियों ने हमें कुछ भी नहीं दिया। केवल हमारे हमने क्या कहा था, मुजफ्फरनगर कांड के लोगों को फांसी की सजा दो या उनको सजा दो, लेकिन आज तक हमारे लोगों को उसमें सजा नहीं दी गई है, बल्कि उनको आपने AK सिंह और बुआ सिंह को और अच्छे पदों पे पदोन्नति करी, जो भी ये सरकारें वहां पे नहीं, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, इन लोगों ने उन्होंने उन्हें और पदोन्नति दी उन लोगों को जिनको हम अपना दोषी मान रहे थे मुजफ्फरनगर कांड के लिए। तो सवाल ये है कि उन सरकारों ने तो कभी हमारी सुनी नहीं, उन्होंने तो कभी हमें इंसान के दर्जे पे रखा ही नहीं, और आज इतने साल भी सत्ता के राज्य बनने के बाद भी हमें वो कुछ नहीं मिला जिसकी हमने अपेक्षा की थी। आप मुजफ्फरनगर कांड की बात करते हैं, मुजफ्फरनगर कांड में हमने क्या नहीं देखा, जो हमें नहीं देखना था वो भी हमने देखा, और उसके बाद भी आज हम हाशिए पे खड़े हुए हैं। और महिलाओं की जहाँ पे सुरक्षा का सवाल है, आज सबसे बड़ा सवाल उत्तराखंड के अंदर महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। लगातार बलात्कार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के अपमान और हिंसा के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये कैग की रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं इसको। तो सवाल ये है कि आज स्थितियां क्या हैं हमारी। तो सवाल है कि अब एक ही समाधान है कि हम तमाम लोगों को जो राज्य, क्योंकि हमें अपने इतिहास को भी जानने की जरूरत है। आज लोग अपने इतिहास को यहाँ पे बता रहे हैं, कौन लोग थे जिन्होंने इस राज्य की लड़ाई को लिया, कौन वो शक्तियां थी जिन्होंने इस राज्य के लिए पूरे आंदोलन किए, सड़कों पे खड़ी रही, और कैसा राज्य हमें। हम तो हमेशा उत्तराखंड महिला मंच से मैं कमला पंत हूँ, और हम तो ने तो हमेशा ये नारा लिया लगाया, एक रहेंगे जुटे रहेंगे, उत्तराखंड लेके रहेंगे, कैसा होगा राज्य हमारा, सदा यही बहस करेंगे, और आज भी हम उस बहस को कर रहे हैं। एक नारा हमारा था क्या था, जहां सुरक्षित सभी निवासी, जहां आत्मसम्मान मिले, जहां ध्वस्त हो सभी माफिया, ऐसा उत्तराखंड बने। हमने तो राज्य आंदोलन में इस तरह के नारे लगाए, हमने कभी इस बात को नहीं कहा कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज दो, क्योंकि ये नारा केवल वो लोग करते थे जो सत्ता पे पहुंचने की जल्दबाजी करते थे, जिनको राज्य में ये नहीं देखता था कि मेरे जंगल का क्या होगा, पानी का क्या होगा, मेरी महिलाओं का क्या होगा, यहाँ के शराब और नशे का जो सबसे बड़ा व्यापार है। आज नशा तो बड़ा ही बड़ा है, शराब की दुकानें तो बड़ी हैं, मगर जो पूरा नशा यहाँ पे ड्रग्स के नाम पे पूरे पहाड़ों के अंदर आया, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। आज जिस तरह के दोराहे पे आपने उत्तराखंड को खड़ा किया है, इसके लिए अब एक ही वो है कि ये जिस तरह की बैठकें हो रही हैं और 2027 हमारे सामने है, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, एक जन दबाव के रूप में खड़ा होना होगा, और इन शक्तियों को खत्म करना पड़ेगा। ऐसे लोग जिन्होंने उत्तराखंड को सिर्फ लूटा ही लूटा है, चाहे मैं जंगल हो, जमीन हो, अंकिता जैसे भंडारी जैसे कांड हमारे वहाँ हो रहे हैं, हमारी जमीनें पता नहीं कौन लेके जा रहा है। हमने यहाँ पे धारा 371 लगाने की बात की थी, आज हमारा हो क्या रहा है, हमारी जमीन बिक रही है, हमारा पानी बिक रहा है, सुरंगों के अंदर आपने एलिवेटेड रोड, जैसे यहाँ पे एलिवेटेड रोड आ रही है, क्या एलिवेटेड रोड से हमें समाधान मिलेगा? भीड़ का समाधान क्या है? यहाँ पे जो भीड़, अनियंत्रित भीड़ यहाँ पे आप लाके आपने खड़ी कर दी है। हम अभी देख रहे हैं कि किस तरह का यहाँ पे सारा बिंदाल पे जिस तरह का पानी बहा था, और सारी जिस तरह की आपदा यहाँ पे आई बिंदाल पे, रिस्पना पे जिस तरह का, और बिंदाल में जिस तरह की आपदा आई, तो वो आएंगी अगर आप जिस तरह की विकास को लाएंगे, सुरंगें आप खोद देंगे, पहाड़ को बिल्कुल आप ऐसा जर्जर कर देंगे, तो स्वाभाविक है ऐसा होगा, और उसमें फिर आप एलिवेटेड रोड बनाएंगे। तो सवाल यह है कि अब हमको खड़ा होना होगा, समझना होगा, वास्तव ईमानदार ताकतों को एकजुट होना पड़ेगा, और एक पूरे बदलाव के लिए, एक राजनीतिक बदलाव के लिए हमें खड़ा होना होगा। ये उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी जो हमारे सहयोगी रहे हैं पहले भी, इनके माध्यम से आज यहाँ पर एक ये उत्तराखंड संवाद के माध्यम से 25 साल में उत्तराखंड का क्या हाल हुआ है, कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया है, इस पर चर्चा चल रही है। तो इसमें मुझको भी बुलाया गया कि पहले भी हम इस ऐसे मुद्दों पर काम करते रहे हैं। तो अभी भी आज भी कभी कभी हमारे लोग करते फिरते हैं, जो यहाँ के जानकार लोग कहते थे इससे अच्छा तो उत्तर प्रदेश ही अच्छा था, हमने बेकार में उत्तराखंड राज्य बनाया। तो उस पर ये चर्चा चल रही थी, तो उसमें विभिन्न पदों में हमने चर्चा की। दुर्भाग्य से जो होना था, जो हम कल्पना करते थे उत्तराखंड बनेगा तो हमारी सरकार होगी, वो लोग अपने समस्याएं समझेंगे, हमारे यहाँ के बहुबीजी की सुरक्षा करेंगे, वो न करके वो वही पुरानी परिपाटी जो पहले से चली आ रही थी, लखनऊ की परिपाटी कहिए या केंद्र सरकार की परिपाटी, वही चला आ रहा है। तो इसलिए जो वो हैं जिनको चिंता है इस बात की, यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो लोग हैं जो इनकी चिंता है, वो यहाँ पर बुलाया गया है, तो उनकी बात सुनने के लिए भाई क्या करें क्या नहीं करें, तो उस पर चर्चा चल रही है। मेरा मानना है कि विसंगतियाँ बहुत हैं,
और उत्तराखंड से जुड़े हुए विसंगतियाँ भी बहुत हैं और बहुत सारे मुद्दे भी बहुत हैं। हर मुद्दे पे यहाँ के परसिमन का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, यहाँ के जल और जंगल का मुद्दा है। इसके है इन सब पर चर्चा होनी चाहिए। हमको केवल न केवल उत्तराखंड के बारे में चर्चा करना है, विचार करना है, बल्कि उत्तराखंड पूरे देश के लिए क्या कर सकता है। ये सैनिक बाहुल प्रदेश है। यहाँ से सेना में बहुत वीर सैनिक हमारे हुए हैं यहाँ से, जिन्होंने बहुत सारे तगमे भी जीते हैं। यहाँ आज भी गढ़वाल राइफल और कुमार राइफल के ट्रेनिंग सेंटर है। आपके यहाँ नागालैंड का भी ट्रेनिंग सेंटर, बल्कि यही हमारे उत्तराखंड की धरती पे है। आपका ये इंजीनियरिंग बंगाल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सेंटर भी यही उत्तराखंड की धरती है। तो सैनिकों का वह है, तो उनको देखते हुए हमको अपनी योजना बनानी है उनकी तरह से। आपको एक बात जान के बड़ा अच्छा भी लगेगा और ताजुब भी होगा। उत्तराखंड में हम लोग कहते हैं कि 60% क्षेत्र हमारा वन आच्छादित है। वन आच्छादित का मतलब ये भी है, अगर आपको जहाँ वन हो ही नहीं सकता है, जैसे ये सफ़ेद हिमालय की जो स्नो रेंज है, यहाँ वन नहीं हो सकता, उसको जोड़ें तो ये 80% तक चला जाएगा। लेकिन चलिए उसको हम मानते हैं कि वो वहाँ जंगल नहीं है, तब भी हमारे यहाँ हम मानते हैं कि 60%। बहुत सारे विश्लेषक कहते हैं कि नहीं 60 नहीं, उससे कम है। चलो हम कम मान लेते हैं, केवल 50% हमारा वन क्षेत्र आच्छादित है, वन हमारा क्षेत्रफल। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में, जो कि पूरे भारत का एक जमाने में सबसे अच्छा प्रशासन माना जाता, पूरे उत्तर प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का केवल 7% क्षेत्र वन भूमि कहलाता है। अगर हम मान भी लेंगे 7% में सब जगह ऊसर और खादर बहुत है उत्तर प्रदेश में, उनको मिला के 7% वो कहते हैं। चलो हम मान लेते हैं 7%। इतने बड़े प्रदेश में 7% केवल वन क्षेत्र है, जबकि हमारे उत्तराखंड क्षेत्र में कम से कम 50% तो है ही है। तो ये विसंगति है। इससे क्या हो रहा है? एक जमाना था जो कि वृंदावन एक वन था। वृंदावन में एक बहुत बड़ा जल प्लावन हुआ था, जिसमें श्री कृष्ण ने उस पर्वत को तब गिरधर नागर तभी कहा गया, पूरे पहाड़ को हमने उंगली में उठाया था। आज मैदानी क्षेत्र में कभी इतना बड़ा जल प्लावन नहीं हो रहा, जबकि उत्तराखंड में हर वर्ष कितने जल प्लावन होते हैं, कितने लैंडस्लाइड आते हैं, कितने नदियों को बहा देते हैं, पुलों को बहा देते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए कि उस समय वृंदावन एक वन था, बहुत सारा जो मॉइस्चर था, वहाँ जो नमी उठती थी धरती से, वहीं बरस जाती थी। तो जब बचा खुटा उसमें वृंदावन तो एक था, और भी बहुत सारे वन रहे होंगे, वो सब साफ हो गए, वहाँ खेती परिवर्तित कर दिया। यहाँ तक उत्तर प्रदेश में जो खादर और ऊसर जमीन को रिकवर करने की बात आई, उसमें मैं उत्तर प्रदेश में था, मैंने कोशिश की थी कि भाई इसमें जब इसको हम रिक्लेम कर रहे हैं उस धरती को, वहाँ पर खेती क्यों करा रहे हो, वहाँ तो वन होना चाहिए। उन्होंने कहा साहब ये तो सरकार की योजना है, ये केंद्र सरकार से आया, इसको खेती में कन्वर्ट करके जो भूमिहीन है इनको आवंटित करेंगे। तो बहुत मुश्किल से उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे, तो आंवला लगाया उन्होंने, उस क्षेत्र में काफ़ी आंवला लगाया। मैं एक प्रकार के व्यक्तिगत प्रयास है कि कम आंवले को हम खेती में मान लेते हैं, क्योंकि उसको आंवला मिलता है, उससे अचार बनता है, और कृषक की उत्पत्ति है, उसको खेती मान ले, तो आंवला लगाया। तो ऐसी बहुत सारी विसंगतियां हैं, उस पर चर्चा होती है। तो अब कभी कभी हमको इतना ज़्यादा जंगल है इसलिए ज़्यादा बारिश होती है, काटो इनको, इसको ख़त्म कर दो। क्या वो अच्छा होगा? पूरे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। हमको इन जंगल को बचाना है, ताकि पूरे राष्ट्र का जो क्षेत्रफल है उसका, क्योंकि वन के बिना कोई देश संपन्न नहीं हो सकता। वन की जो वहाँ जंगली जानवर, आपके हाथी, बेग, शेर, बाघ, भालू सब यहाँ, तो ये अलग बात है, उनके क्षेत्रफल कम हो रहा है तो वो अब गांव में घुसने लगे हैं वो, लेकिन उसको हमने उसका क्षेत्रफल बढ़ा न सकें तो कम से कम ना होने दें। पिछले 25 साल को लेकर हम एक पूरा अभियान उत्तराखंड में चला रखे हैं, जिसका हमने नाम दिया है उत्तराखंड के हाल 25 साल। इन 25 सालों में इस राज्य में जो हमारी स्वास्थ्य है, शिक्षा है,
उसकी बदहाल हुई है और बेरोजगारी चरम पर है, खेती किसानी नष्ट हो चुकी है और अपराध अराजकता चरम पर है और लूट खसोट और पूरे यहाँ की जल जंगल जमीनों पर बड़े माफियाओं का, बड़े पूंजीपतियों का कब्जा है, लगातार हो रहा है। और इसके पीछे हमारी 25 सालों में काम करने वाली सरकारें रही हैं, वो चाहे किसी की सरकार रहे, उनका इसमें मूलतः योगदान है। उस राज्य की जो अवधारणा थी, एक हिमालयी राज्य की अवधारणा थी, उस हिमालयी राज्य की अवधारणा और उसकी अस्मिता गंभीर खतरे में है। इसलिए उत्तराखंड आज एक बार फिर से आक्रोश और लड़ाई में कूद रहा है। आप देखते हैं स्वास्थ्य को लेकर हो रहा है, शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को हो रहा है, लेकिन वो सारे सवाल नीतियों तक नहीं जा रहे हैं। बहुत चालाकी से उन सारे सवालों को इधर उधर भटकाया जा रहा है। जैसे पेपर लीक के मामले को बेरोजगारी का इशू है, उसको नहीं जोड़ा जा रहा है। शिक्षा का मामला है, उसका बाजारीकरण हुआ है। स्वास्थ्य का मामला है, स्वास्थ्य को आप जो है स्वास्थ्य बनाकर उसको डॉक्टरों तक सीमित कर रहे हैं। तो इन सब सवालों को लेकर एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन की जरूरत है, सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है और एक व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। और हम तमाम ऐसे शक्तियों से संवाद कर रहे हैं ताकि उत्तराखंड राज्य की अवधारणा के लिए काम करने वाले तमाम संगठनों को एकजुट किया जा सके। और उससे पहले जो वैचारिक तौर पर, क्योंकि एक संकट और आ रहा है कि बहुत हल्की चीजें ली जा रही है चारों ओर से, कि जिसके कारण जो है चीजों में मतभेद रहे, लोग एक दूसरे से लड़ते रहे, घृणा की राजनीति है, वो सब चल रही है। हम उसका विरोध करते हैं, परिवर्तन पार्टी उसका विरोध करती है और हम एक बेहतर समाज के लिए, जो दूसरे क्षेत्र के लोग भी हैं, उनके साथ जुड़कर इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं।